हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो कि आपका 12th का चैप्टर है। आईआईटी के पर्सपेक्टिव से डिसेंट इंपॉर्टेंस रखता है ये, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हम एट क्लास पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आईआईटी 2026 का फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग टू एंड कवर कर रहे हैं। मैं रोशनी हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। 11th 12th सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। सो इवन अगर आपके बायो नहीं है 11th एंड 12th में और आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईसर या फिर आईएससी जाना चाहते हो, तो फिर दिस लेक्चर विल हेल्प यू, क्योंकि तुम्हें पता है कि आईआईटी में बायो का इक्वल वेटेज होता है। बट द गुड थिंग इज बायो इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो हम इसको ईजी तरीके से कर सकते हैं, समझ के अगर हम करें। थोड़ी बहुत याद करने वाली चीज़ें रहेंगी, बट क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो तुम्हें मैं इस लेक्चर में बताऊंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड रिमेंबर, आज हम करने वाले हैं जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो पूरा यूनिट है, उसका एक सेक्शन आज हम करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। जो दूसरा वाला पार्ट है दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि एग्जाम में उतना आया नहीं है, बट उसको भी हम कवर करेंगे डेफिनेटली। ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ह्यूमन डिजीजेस के ऊपर है और हमें पता है कि अगर ह्यूमन से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो हमारे लिए रिलेट करना ईजी होता है, याद करना ईजी होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ईजी चैप्टर रहने वाला है। कुछ टर्म्स होंगे जो आपको याद करने होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, एक या दो चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। तो ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू रिमेंबर चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल सा टॉपिक है कि ह्यूमन हेल्थ होता क्या है, व्हाट इज हेल्थ। अगर हम जनरल एंड ट्रेडिशनल वे में अगर पूछे किसी को कि हेल्थ क्या होता है, तो लोग क्या बोलेंगे? जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, वो हेल्दी है। बट अगर ज़्यादा साइंटिफिक एंड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग जो कि करेक्ट डेफिनेशन है उस पर जाए, तो सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंस इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग हेल्दी। सो हेल्दी होना इसका ये मतलब नहीं कि आपको डिजीज़ नहीं है, जस्ट उतना ही क्राइटेरिया आपको फिट नहीं करना है। अगर कोई भी पर्सन है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, बट स्टिल दे डोंट फील राइट, अगर फिजिकली उनका हेल्थ सही नहीं है, उनको फील हो रहा है, मे बी कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुई है एज सच, बट दे आर वेरी टायर्ड, तो न्यूट्रिशनल अगर उनकी डेफिशिएंसीज है जो कि किसी डिजीज़ में अभी तक अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, फिर भी वो पर्सन हेल्दी नहीं कहलाएगा। अगर उसको स्ट्रेस है किसी भी फॉर्म में, मेंटल उसका वेलबींग करेक्ट नहीं है, सोशली अगर वो लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से कट आउट है, तो भी उसको हम हेल्दी इन दिस टर्म नहीं बोल सकते। सो डिफाइन कैसे किया गया? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो ऑल अराउंड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग को हम क्या बोलेंगे? एक हेल्दी स्टेट बोलेंगे किसी भी पर्सन के लिए। अब ऐसा क्यों है? वाई डू वी केयर सो मच अबाउट हेल्थ? हम हेल्थ को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेल्थ जो है, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की जो हेल्थ है, वो उस कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना अच्छा और हेल्दी पॉपुलेशन होगा, उतना ही ज़्यादा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपको भी पता है, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो पढ़ने का मन तो करता नहीं है, राइट। तो वैसे ही अगर पूरा पॉपुलेशन ही हेल्दी नहीं है, तो ओवरऑल उनकी जो वर्क की क्वालिटी है, काम करने की जो क्वालिटी है, मोटिवेशन है, वो भी डाउन होता है। एंड दैट ओवरऑल इम्पैक्ट्स द कंट्री एंड द सोसाइटी। इसीलिए जो हेल्थ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ डिजीज़ फ्री होना हेल्दी नहीं होता है, इवन आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ऑल अराउंड हेल्थ को अचीव करना है। एंड अगर आप अच्छे से समझो कि कौन कौन सी चीज़ें इन सारे एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करती है, तो अ पर्सन कैन बी मोर हेल्दी। आज ऑल दो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ से रिलेटेड नहीं होता है, बट स्टिल हमारा आज का फोकस, क्योंकि हम बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, तो डिजीज ही होने वाला है। तो विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो डिजीज क्या होता है? व्हाट इज एग्जैक्टली डिजीज एंड कौन से फैक्टर्स जो है वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? सो ऑब्वियसली डिजीज अफेक्ट करता है, बाकी जो आपके लाइफस्टाइल है वो भी अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्शंस ऑब्वियसली अफेक्ट करते हैं। तो अगर डिजीज़ की बात करें, तो डिजीजेस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, जो कि कोई आउटवर्ड, कोई बाहर का कोई फैक्टर नहीं आपको इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं आपको डिजीज़ की तरफ लेके जा रहा है, बट स्टिल आपके अंदर ही आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो डिफाइन करती है कि आपकी बॉडी में कौन से प्रोसेसेस कैसे होने वाले हैं, कौन से प्रोटीन बनेंगे। तो अगर आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपकी जीन्स में, आपके डीएनए में कोई भी इमेजिन करो मिस्टेक है, कोई भी, इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। बेसिकली होना क्या चाहिए था, उससे अगर कोई भी चीज़ डिविएट करती है तो वो डिसऑर्डर में लेके जा सकती है, ठीक है। सो
जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अंडरलाइनिंग फैक्टर है जो फैमिलीज़ में काफ़ी ऑब्वियस रीजंस की वजह से फैमिलीज़ में रन होता है, तो ज़्यादा चांसेस है किसी पर्सन के जेनेटिक डिसऑर्डर को डेवलप करने का अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पर्सन को होने के चांसेस और भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि जीन्स क्या होते हैं, पास डाउन होते हैं। एंड दूसरा है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन सबको हमें पता है, इन्फेक्शन जो है वो आउटवर्ड फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैथोजेंस बेसिकली, जो कि कोई भी डिजीज़ कॉज करता है। अभी इन्फेक्शियस क्यों है उसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एंड लास्टली हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो कि आज के वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है इतनी ज़्यादा डिवेट हो चुकी है हमारे ट्रेडिशनल एंड प्रीवियसली जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए उससे बहुत ही ज़्यादा फास्टली हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। उसकी वजह से जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्पैक्ट होती है। जो फूड है उसमें बहुत सारे केमिकल्स का होना, कम मूव करना, न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम ना करना, ये सारी चीज़ें जो है आप किस तरीके की लाइफस्टाइल को जीते हो उससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, क्योंकि आपके जो अंदर के जो सारे प्रोसेसेस है वो आप उस बॉडी के अंदर कौन सा क्या कंज्यूम कर रहे हो, किस तरीके से बॉडी को ट्रीट कर रहे हो, वो पूरा आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। एंड बॉडी की फंक्शनिंग भी जो है आपकी लाइफस्टाइल पे देयरफॉर डिपेंड करती है। सो ये कोई ऐसी नई चीज़ तो है नहीं, तुम सबको पता है ये ऑलरेडी। सो ये जस्ट सम ऐसी चीज़ें जो हम काइंड ऑफ जस्ट कवरिंग एवरीथिंग सो दैट कि सारी चीज़ें तुम्हें एक तरीके से रिवाइज कर लो तुम, है ना। तो ओवरऑल अभी हमें क्या फोकस करना है, डिजीजेस, और हमारा फोकस डिजीजेस पे स्पेसिफिकली रहने वाला है। हमारी बॉडी डिजीजेस को कैसे डिटर करती है, कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, और दूसरी डिजीजेस जो हमें अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले जो डिजीजेस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस कब बोलेंगे किसी पर्सन को डिजीज़ हो चुका है, जब उसका या तो कोई ऑर्गन या तो कोई ऑर्गन सिस्टम क्या करे, मैल फंक्शन करे। मैल फंक्शन करे मतलब जैसे उसको काम करना चाहिए वैसे वो काम नहीं कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस पर्सन को क्या है, डिजीज़ है। और डिजीज़ जो है डिपेंड करता है हम कौन से डिजीज़ की बात कर रहे हैं। हमें सिम्टम बहुत जल्दी या फिर काफ़ी लेट भी मिल सकता है या फिर दिख सकता है। तो देर आर सिम्टम्स, देर आर सम साइंस, और वो कब डेवलप होती है और कब शो होती है वो डिजीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती है जो पर्सन को है तो सही बट सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं दिखते, बहुत लेट दिखते हैं। तो सिम्टम्स का पता होना एक तरीके से आपको बता सकता है कि किसको क्या डिजीज़ है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो सिम्टम है वो डिपेंड करेगा कि डिजीज़ या फिर डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक को अफेक्ट कर रहा है, आपके स्टमक को जाके स्टमक में जाके वो प्रोलिफरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर आपके स्टमक की लाइनिंग को वो ख़राब कर रहा है, तो जो सिम्टम है वो भी किससे रिलेटेड होने वाला है, स्टमक से रिलेटेड ही होने वाला है। स्टमक पेन, आपका वॉमिटिंग या फिर लूज मोशंस, ये सारी चीज़ें क्या स्टमक रिलेटेड है। तो सिम्टम्स कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जनरली जिस ऑर्गन को या फिर ऑर्गन सिस्टम को आपका जो पैथोजन है वो अफेक्ट करता है। ये एक जनरल ट्रेंड है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, जो एक वायरस कॉज करता है, जिसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे भी, वो हमारे नोज को एंड थ्रोट को अफेक्ट करता है, हमारे नाक को और गले को अफेक्ट करता है। तो जो भी सिम्टम है वो उसी से रिलेटेड है। रनी नोज होना या फिर सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना या फिर कफ होना, ये सारी चीज़ें क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। क्योंकि तुम्हारा जो राइनो वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड को कॉज करता है वो इन रीजन्स को अफेक्ट करता है, तो फिर सिम्टम्स भी इन्हीं रीजन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें डिजीजेस की, तो उसको दो पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो डिजीजेस इन्फेक्शियस हो या फिर नॉन इन्फेक्शियस हो। इन्फेक्शियस होने का मतलब क्या है, इन्फेक्शियस होने का मतलब है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, इट इज ट्रांसमिएबल। ठीक है। सो ट्रांसमिसिबल मतलब कि ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है। तो अगर कोई डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है, तो कोई तो डिजीज़ कॉजिंग चीज़ है जो जा रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और वो क्या है, पैथोजन। सो पैथोजन क्या है, इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जैसे कि वॉर्म्स, बट ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से क्या हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अब ये जो पैथोजेंस है इनका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग
लाइफ साइकिल होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से होस्ट पे रहते हैं, कौन से होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको अपने आप को पूरी तरीके से अडेप्ट करना होता है उस होस्ट के अकॉर्डिंगली। अब इमेजिन करते हैं कि कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है जो हमारे स्टमक को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो जो स्टमक है उसमें हमारा स्टमक कोई बहुत ही अच्छी जगह तो है नहीं रहने के लिए। अच्छी जगह क्यों नहीं है? क्योंकि इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है, और ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई चीज़ सर्वाइव कर रही है, बना ही वो किस लिए है? ताकि कोई चीज़ सर्वाइव वहाँ पे ना कर पाए, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर कोई चीज़ सर्वाइव कर रही है, मतलब वो क्या हुई है? इवॉल्व हुई है वहाँ पे रहने के लिए। सो पैथोजेंस जो है अपने होस्ट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे? अपने होस्ट के अकॉर्डिंगली इवॉल्व करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी सारे पैथोजेंस के मल्टीपल होस्ट होते हैं। जैसे कि अगर तुम मलेरिया की बात करो, जिसको हम लोग फिर से देखेंगे, उसमें क्या है? तुम्हारे ह्यूमन है और मस्कीटो है, दोनों को वो अफेक्ट कर रहा है। अब अगर वो दोनों को अफेक्ट कर रहा है तो दोनों होस्ट के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना है? इवॉल्व करना है। सो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं पैथोजेंस, ठीक है। सो पैथोजेंस क्या होते हैं? बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जनरली क्या होता है कि एक टाइप ऑफ एनिमल से दूसरे टाइप ऑफ एनिमल में पैथोजन जनरली नहीं जाते हैं। सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में जो होते हैं पैथोजेंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे तुम्हारे पैथोजेंस होते हैं जो मल्टीपल स्पीसीज़ को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ है जानने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए, बट उनको हम क्या करेंगे? ज़्यादा डिटेल में देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्शियस क्या? इन्फेक्शियस मतलब क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? अगर नहीं तो वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे ही नाम सजेस्ट करा, अगर ये नॉन इन्फेक्शियस है, ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो कोई ऐसा एजेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा पाए, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोल्ड है, तो कोल्ड क्या है? इन्फेक्शियस है। तो अगर किसी दूसरे पर्सन में मेरे से कोल्ड जा रहा है, तो मेरी बॉडी से कोई तो ऐसा पार्टिकल है, कोई तो ऐसा एजेंट है जो दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चीज़ें जो है वो जनरली क्या होती है? या तो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है, मतलब मैं अपना डे कैसे स्पेंड करती हूँ, मैं मूव करती हूँ कि नहीं, या फिर किस टाइप का फूड मैं कंज्यूम करती हूँ, उस पर डिपेंड करेगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस किसको क्या होती है। और दूसरा हो सकता है कोई अंडरलाइंग फैक्टर, जैसे कि तुम्हारे जीन्स, जैसे कि तुम्हारा जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर किसी को है तो उसमें वो इन्फेक्शियस नहीं होगा। ऑल्दो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो दे कैन लीड टू सच प्रॉब्लम। जैसे कि कैंसर अगर देखो, तो कैंसर जेनेटिक है, इन नेचर जेनेटिक है, इट्स नॉट जेनेटिक डिजीज एज सच। क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को कैंसर है तो उसके ऑफस्प्रिंग को या फिर उसके फैमिली में कैंसर होगा ही होगा, बट चांसेस डेफिनेटली क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। और कैंसर इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है वो भी कैंसर के चांसेस को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। बट ओवरऑल इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, बिकॉज जो सेल है वो क्या कर रहा है? उसकी जो जीन्स है वो एक तरीके से म्यूटेट हो गए, जिसकी वजह से वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। तो कैंसर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में बाद में देखने ही वाले हैं। और दूसरा, हम ओवरऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर बात करें, जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? जो कि तुम्हारे, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने डिस्कस किया है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। बट अंडरलाइंग फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, बॉडी के अंदर है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। सो डिजीजेस ओवरऑल अगर देखें तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है, एंड उसकी जो सिम्टम है वो कौन सा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड है उससे रिलेटेड होता है। क्लासीफाई करें तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो इन्फेक्शियस है वो क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है इट इज़ कॉज्ड बाय व्हाट? इट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस। एंड जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है इट इज़ कॉज्ड बाय अंडरलाइंग फैक्टर्स जो कि ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होते हैं। नाउ अगर बात करें ओवरऑल डिजीज़ेस की, तो पैथोजेंस पे हमें फोकस करना है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की बात करेंगे जो कि पैथोजन कॉज करता है। पैथोजन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। फर्स्ट बैक्टीरियल हम देख रहे हैं, फिर हम वायरल भी देखेंगे, फंगल भी देखेंगे, हेलमेंथस जो कि तुम्हारे वर्म्स रिलेटेड डिजीजेस है वो भी देखेंगे। सबसे पहले टाइफॉइड देख रहे हैं जो कि क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर तुम डिजीजेस को स्टडी करने जाओ तो कमी तो है नहीं, बहुत सारी तुम्हें एक बहुत ही लंबी लिस्ट मिलेगी, बट हमें किस पे फोकस करना है? जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। रिमेंबर एक चीज़ कि हम लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इवेंचुअली अगर तुम्हारा एम्बिशन है कि
तुम्हें डिजीज़ेस को स्टडी करना है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कौन सी डिजीज़ को तुम्हें स्टडी करना है, एंड वो एक पूरा डिफरेंट फील्ड है। अभी हमें क्या करना है, उन्हीं डिजीज़ेस के बारे में बात करना है जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, उतने ही डिटेल में बात करना है जो गिवन है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नेम कौन से एजेंट की वजह से होता है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से होता है, अगर उसके ट्रांसमिशन में कोई फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर कोई मस्कीटो है तो उसका नाम अगर दिया हुआ है, या तो फिर अगर वो फूड या फिर वाटर से कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ट्रांसफर होता है, वो हमें पता होना चाहिए। कुछ सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर एक के सिम्टम्स रटने हैं, रटने वाली जो चीज़ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरली आईआईटी एग्जाम के लिए, ठीक है। सो आईएसए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। बायो में कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे टाइफॉइड अगर मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए टाइफॉइड क्या है और वो कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा टाइप का पैथोजन है जो टाइफॉइड को कॉज करता है। अगर इतना आपने याद रख लिया दैट्स मोर देन इनफ। फिर उसके कुछ एजेंट्स इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके अगर तुम सिम्टम्स रटते बैठोगे तो देयर इज़ नो पॉइंट। अगर तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जानना, याद रखना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करते हुए जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है, देखो सबसे पहले ये देखो कि टाइफॉइड जो है उसको कौन कॉज कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है। टाइफी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसका शेप के बेसिस पे हम इसको टाइफी बोलते हैं, ठीक है। नाउ जो तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी है वो क्या करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। इट्स लाइक अ फीवर, एक बुखार आता है लोगों को, काफ़ी हाई फीवर होता है। अब ये कॉज क्या, किसकी वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिशन का रीज़न क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर किसी पर्सन ने कंज्यूम किया, ठीक है, जनरली पैथोजेंस में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र भी ऐसे तरीके से होते हैं जो कि ऑर्गन, जिस ऑर्गन को वो अफेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड है। जनरल मैं बता रही हूँ, इससे ऑब्वियसली डिविएशंस और दूसरे एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो अब देखो टाइफॉइड जो है वो किससे स्प्रेड हो रहा है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अब कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर अगर किसी ने कंज्यूम किया है तो वो कहाँ पे जाने वाला है, स्टमक में जाने वाला है, तुम्हारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने वाला है। तो इसमें एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस है क्योंकि स्टमक को वो अफेक्ट कर रहा है। अब फीवर जो है, बुखार जो होता है, वो तुम्हारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी पैथोजन एंटर करता है, तुम्हारे बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, एक फर्स्ट एक रिस्पॉन्स क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो तुम्हारे अंदर जो भी पैथोजन आए हैं तो उनके लिए अब ये सर्वाइवल करना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी यूज टू नहीं है। वो किससे यूज टू है, तुम्हारे नॉर्मल टेम्परेचर से, या फिर अपने जो भी दे के रेगुलेट देयर टेम्परेचर। तो अचानक से जब उनको बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो ये बॉडी क्या कर रही है, ट्राई कर रही है उसको मारने का, बट उसमें तुम्हें भी डिस्कम्फर्ट होता है। एंड वेरी हाई फीवर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। क्यों नहीं अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर तुम्हें पता है कि अच्छा ठीक है, यू कैन ट्राई दिस आउट, ठीक है। सो यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि वाई हाई फीवर इज़ बैड फॉर अस, वट कैन हैपन इन द बॉडी अगर किसी को बहुत ही परसिस्टेंटली हाई फीवर है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, अगर तुम्हें पता है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड। ओवरऑल जो टाइफॉइड है, अब ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइफॉइड जो है इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं विल्डल टेस्ट, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि आ चुका है एक बार एग्जाम में। तो विल्डल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, टाइफॉइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, निमोनिया। निमोनिया भी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया इज कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। कोकस मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। एंड हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एंड ये जो क्या कर रहा है, तुम्हारे एल्वियोलाई को अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है, एल्वियोलाई को अफेक्ट कर रहा है, मतलब लंग्स के अंदर जाके एल्वियोलाई को वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर एल्वियोलाई तुम्हारा अफेक्टेड है तो तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, एक तुम्हारा सिम्टम होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर स्टमक को अफेक्ट कर रहा है तो एब्डोमिनल पेन एक सिम्टम है, वैसे ही अगर ये तुम्हारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्या है, तुम्हारा एक सिम्टम है। एंड अगर ये स्प्रेड होगा तो कैसे स्प्रेड होगा, स्प्रेड्स वाया ड्रॉपलेट्स। तो तुम्हें जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, तुम खांसोगे तो क्या ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और उसकी वजह से वो क्या होगा, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। सो स्प्रेड होने का मेथड भी क्या है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है उससे रिलेटेड है, ठीक है।
कैसे स्प्रेड होगा, ऑर्गन से रिलेटेड है, क्या सिम्टम्स होंगे, ऑर्गन से रिलेटेड है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो है वायरल डिजीज। अब वायरल डिजीज एक और हम देखेंगे बाद में, पर पहले जो है सबसे कॉमन वाला कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो हर सीजन चेंज होते ही बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कॉमन कोल्ड जो है एक राइनो वायरस कॉज करता है, और ये निमोनिया से अलग इसलिए है कि ये लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर रहा है, मतलब नेजल जो तुम्हारा नाक के अंदर जो पैसेज है, जो पूरा नोज के अंदर वाला स्पेस है उसको, एंड थ्रोट को, ठीक है। इट्स नॉट अफेक्टिंग योर लंग्स, ऑलमोस्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही रहता है। इससे नेजल कंजेशन होगा, स्लो थ्रोट होगा। क्या निमोनिया से नेजल कंजेशन होगा? नहीं, नॉट नेसेसरली। हो सकता है निमोनिया जब तुम्हें है तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक है, तब तुम्हें कॉमन कोल्ड भी हो जाए, दैट कैन हैपन। बट निमोनिया क्या नेजल कंजेशन कॉज करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस किसको अफेक्ट कर रहा है? लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। फिर सो थ्रोट हो सकता है, कफ हो सकता है, एंड ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, बट ओवरऑल तुम्हारी बॉडी जानती है कि इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे मतलब कंट्रोल में रखना है। तुम्हारी बॉडी को ऑलरेडी ये चीज़ पता है, ठीक है। सो इन्फेक्शियस बहुत होता है, इसलिए जब भी किसी को होता है, क्लास में किसी को खांसी जुकाम है, सबको हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। बट द गुड थिंग इज इतना इन्फेक्शियस होने के बावजूद भी तुम्हारी बॉडी को पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, तो माइल्ड है, जल्दी जनरली 3 to 7 डेज में ठीक भी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज वन वायरल डिजीज कॉज बाय, किसने कॉज किया इसको? राइनो वायरस। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। टाइफॉइड, pneumonia, typhoid caused by Salmonella typhi, pneumonia caused by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza। तुम्हारे वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड caused by राइनो वायरस। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोटोजोन डिजीज। रिमेंबर वन थिंग, अभी तक हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया एंड वायरसेस की। बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। वायरस इट्स नॉट इवन अ सेल, इट्स नॉट इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच, ठीक है। वो बॉडी के अंदर जाके खुद के हमारे उनके होस्ट सेल्स को ही वो एक तरीके से यूज़ करता है। जब हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, ये क्या है? दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या है ये? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारा मलेरिया। अब मलेरिया जो है इट इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, एंड इसको फैलाता कौन है? सो जो प्लाज्मोडियम है ये इसको स्प्रेड कौन कर रहा है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, जो मस्कीटोज होते हैं उसका मेल एंड फीमेल ऑब्वियसली दोनों ही होता है, बट मेल जो है वो इंसेक्ट या वो बेसिकली तुम्हारे ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को बाइट नहीं करता है। मेल जो है उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, फीमेल को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमेशा फीमेल मस्कीटो ही बाइट करती है। इसका रीज़न क्या है? जो फीमेल है उसके बॉडी में क्या होते हैं? एग्स डेवलप हो रहे होते हैं, और जो एग्स जब डेवलप हो रहे होते हैं तो उसके न्यूट्रिशन के लिए उसको किसकी ज़रूरत है? ब्लड की ज़रूरत है। तो ओनली फीमेल मस्कीटोज बाइट, ठीक है। अब अलग अलग फीमेल मस्कीटोज जो है वो अलग अलग डिजीजेस को कैरी कर सकती है, या फिर काफ़ी सारे कैरी नहीं भी करते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक है। क्यों ऐसा? क्योंकि सिर्फ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में ही है, क्योंकि ये जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है इसको सीखना पड़ेगा कि इसके अंदर कैसे सर्वाइव करना है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इवॉल्व होना पड़ेगा। जब ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली इवॉल्व हो जाता है तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट हो चुके हो किसी एक एनवायरनमेंट में, किसी एक टाइप की जगह पे, तो तुम्हें दूसरी जगह पे जाके सर्वाइव करना तुम्हारे लिए क्या हो जाता है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो, तुम्हें अगर इमेजिन करो एक ही सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर आता है, ठीक है, या तो एक ही चैप्टर का एक ही टॉपिक आता है, तो तुम्हें दूसरा टॉपिक करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस इज लाइक वन एनालॉजी, ठीक है। तो वैसे ही जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम है वो हाईली क्या है? स्पेशलाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड है। तो वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो को, बट मतलब उसके अंदर है, वो प्रेजेंट है, और वही उसको स्प्रेड करेगा, और जो भी स्प्रेड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है तो वो किससे हुआ होगा? किसी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने उसको बाइट किया होगा, जिसके अंदर इस प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो फॉर्म है वो इस फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जब वो बाइट करेगी मस्कीटो किसी भी पर्सन को, तो उसके जो सलाइवा है उसके थ्रू क्या हो जाता है? जो भी इंसान है जिसको भी बाइट किया उसके अंदर क्या चला जाता है? ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस जो वर्जन है, स्पोरोजोइड्स जो उनको बोलते हैं, वो एंटर कर जाता है, ठीक है। और जब स्पोरोजोइड्स एंटर करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन, जो मलेरिया का साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग कब हुई? एक पर्सन है उसको किसने बाइट किया? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने बाइट किया। इस मस्कीटो के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का कौन सा वाला वर्जन है? स्पोरोजोइड्स।
स्पोरोजोइट्स, जो कि इन्फेक्शियस वर्जन होता है। तो जैसे ही मस्कीटो बाइट करता है उसकी सलाइवा के थ्रू, क्योंकि जब वो बाइट करेगा तो उसका सलाइवा भी अंदर जाएगा बॉडी के, तो उसके थ्रू जो स्पोरोजोइट्स है वो ह्यूमंस के अंदर एंटर करते हैं। अब ह्यूमंस के जब अंदर एंटर करते हैं तो है कहाँ पे, वो ब्लड के अंदर है। जब ब्लड के अंदर है तो जब ब्लड लिवर पे जाएगा तो वो लिवर पे पहुँचते हैं। लिवर पे जाके वो लिवर के सेल के अंदर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे स्टार्ट करें अपना लाइफ साइकिल, लिवर सेल के अंदर। लिवर सेल के अंदर ये कौन सा लाइफ साइकिल का पार्ट करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा पार्ट कर रहे हैं ये, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब क्या है, अपने बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं। जब भी अपने बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे हैं तो फिर उनको अपना डीएनए क्या करना होता है, डबल करना होता है, फिर उससे अपने प्रोटीन्स बनाने होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि हम देखेंगे बाद में, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ किसके अंदर, लिवर के अंदर। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी कॉपीज़ बन गए, तो उन कॉपीज़ को क्या करना है, निकलना है। तो ये सेल के अंदर है, बहुत सारे इसके क्या है, कॉपीज़ है। किसके कॉपीज़ है, जो प्लाज्मोडियम है, जो स्पोरोजोइट्स है उसकी कॉपीज़ है। फिर वो क्या करेंगे, इस सेल को तोड़ेंगे और बाहर आएंगे। जब ये तोड़ के बाहर आते हैं तो फिर ओवरऑल क्या हो जाता है, ये तुम्हारे जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं वो कहाँ पे एंटर करते हैं, ब्लड के अंदर एंटर करते हैं, और जाके किसको अफेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल में वो दो चीज़ें कर सकते हैं, या वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल में, और अपने गैमीट्स भी बनाते हैं, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल में क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड और क्या करते हैं ये, along with that they form the gametocyte, gametocytes, अपने गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों बनाते हैं। रिमेंबर अभी तक क्या हो रहा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल है जब वो बहुत सारे कॉपीज बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, बर्स्ट। जब रेड ब्लड सेल बर्स्ट होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक रेड ब्लड सेल के अंदर गए, बहुत सारे कॉपीज़ बनाए, जब बहुत सारे कॉपीज़ बन गए तो तोड़ के बाहर आ गए, फिर दूसरे रेड ब्लड सेल को क्या किया, इन्फेक्ट किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जब ये रिपीट होता है तो जैसे ही बर्स्ट हुआ वैसे ही क्या हो गया, फीवर हो गया, बहुत हाई फीवर हो जाएगा। बट ये जो फीवर है ये साइक्लिक होगा नेचर में। कैसा होगा, साइक्लिक, मतलब कुछ दिनों के बाद आएगा, कुछ दिनों के बाद चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो टाइम लगता है अपने आप को रेप्लिकेट करने में, बहुत सारे कॉपीज़ बनाने में, उतने टाइम तक फीवर नहीं होगा। जैसे ही वो बर्स्ट हो वैसे ही क्या आ गया, फीवर आ गया, फिर फीवर ठीक हो जाएगा, फिर फीवर होगा। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस। किसका साइन है ये, मलेरिया का। अगर किसी को बार बार बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मलेरिया का आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अब क्या हुआ, देखो आरबीसी एक तो बर्स्ट करके अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के साइक्लिक फीवर कॉज कर दिया। दूसरा ये क्या करता है, अपने गैमीट्स भी बनाता है, गैमेटोसाइट्स भी बनाता है। अब ये जो गैमेटोसाइट है कहाँ पे है, रेड ब्लड सेल के अंदर है, ठीक है। अब इमेजिन करो किसी पर्सन को जिसके अंदर ये रेड ब्लड सेल के अंदर या फिर उसमें जो गैमेटोसाइट जब है, ठीक है। अब ये जो गैमेटोसाइट जब है तो वो क्या करेगा, कोई भी अगर फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को आके बाइट करती है, ठीक है। अब ये जो एनोफिलिस मस्कीटो, इसके अंदर इमेजिन करो कि मलेरिया की कोई भी पैरासाइट है ही नहीं, बट इसने जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो उसने ब्लड को सक किया होगा, ब्लड लिया होगा, ब्लड की वजह से वो बाइट कर रही है। तो ब्लड के साथ साथ उसके अंदर क्या एंटर कर जाता है, द फीमेल एंड मेल जो गैमेटोसाइट है वो उसके अंदर चले जाते हैं। एक्चुअल जो फ्यूजन है फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट का, वो कहाँ पे होगा, वो तुम्हारी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर होगा। कहाँ पे, उसके गट के अंदर। जब उसने ब्लड को ड्रिंक किया, ब्लड को कंज्यूम किया, तो वो कहाँ पे गया, इंटेस्टाइन में गया, गट में गया। गट में जाके क्या होने वाला है, ये जो होस्ट है, होस्ट मस्कीटो है, उसके गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके अंदर, बॉडी के अंदर जाके, गट के अंदर जाके मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, एंड उससे फिर क्या बनेंगे, स्पोरोजोइड्स बनेंगे फिर से। अब इससे क्या बनेंगे, इवेंचुअली स्पोरोजोइड्स बनेंगे। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके बैठ जाएंगे।
ताकि जैसे ये मस्कीटो फिर किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करे तो उसके अंदर वो जाए। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है। एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर स्पोरोजोइड से उसने बाइट किया, ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड चले गए, जाके उन्होंने किसको इन्फेक्ट किया, लिवर सेल को इन्फेक्ट किया, वहाँ पे जाके अपने आप को मल्टीप्लाई किया, और फिर जाके किसको इन्फेक्ट किया, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट किया। रेड ब्लड सेल्स को जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक तो एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस ये करते ही है, जिसकी वजह से जब रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होते हैं तो फिर बुखार चढ़ जाता है, ठीक है। और ये बुखार क्या होता है, साइक्लिक होता है नेचर में, क्योंकि जब बर्स्ट करेंगे तो बुखार होगा, जब बर्स्ट नहीं करे तो बुखार नहीं होगा, जब वो अपने आप को क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइड बाय साइड इन्होंने क्या फॉर्म किया, गैमेटोसाइट फॉर्म किया। अभी जो गैमेटोसाइट बने हैं, ये जो गैमेटोसाइट बने हैं ये क्या करेंगे, ये जब भी कोई नया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो आके खून पी रहा होगा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उसके अंदर उसके गट में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, गैमेटोसाइट चले जाएंगे, और जाके वहाँ पे फर्टिलाइज करेंगे, वहाँ पे वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे एंड स्पोरोजोइड्स बनाएंगे। अब ये स्पोरोजोइड्स फिर माइग्रेट करके उसकी सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। तो ये पूरा जो साइकिल है तुम्हें इन अ मैनर थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, आई वुड से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड ट्राई एंड रिमेंबर दिस। मस्कीटो से ब्लड में, ब्लड से लिवर सेल में, लिवर सेल बर्स्ट हुआ, रेड ब्लड सेल बर्स्ट हुआ, फीवर आ गया, जब उसी में क्या बने, गैमेटोसाइट बने। अब ये गैमेटोसाइट फिर कहाँ पे चले गए, मस्कीटो के अंदर, उसके गट में जाके ये जो गैमीट से ये फ्यूज़ हुए, स्पोरोजोइड्स बने। अब जो स्पोरोजोइड्स उनका फंक्शन क्या है, उनको जाना है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होंगे। तो वो क्या करेंगे, जाके सलाइवरी ग्लैंड में जाके बैठ जाएंगे, ताकि नेक्स्ट ह्यूमन जब उसको मिले तो उसके अंदर वो ट्रांसफ़र हो पाए। दिस इज़ हाउ मलेरिया इज़, मलेरिया का जो तुम्हारा पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल इस तरीके से वर्क करता है। दूसरा जो प्रोटोजोन डिजीज़ है दैट इज़ एमीबायसिस, दैट इज़ सिंपल, तुम्हारा एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है वो कॉज करता है। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, और इसको कौन कैरी करता है, इसका वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई। ये मस्कीटो, दिस वन इज़ हाउस फ्लाई, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें होंगी किसका, तुम्हारे एमोबियासिस का, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारे प्रोटोजोन डिजीजेस।